बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपने जितनी भी मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगी वो सारी डेफिनेशन आपने करनी है, उनके साथ एक एक एग्जाम्पल भी करनी। सो रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपल, जैसे कि रिएक्शन है हमने किया था Na और क्लोरीन गैस, दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है NaCl। अब ये एक सिंपल रिएक्शन है, लेकिन इस एक रिएक्शन के भी फर्दर स्टेप्स होते हैं। ये एक रिएक्शन फौरन ही हो जाता, सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बना लिया। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि सोडियम और क्लोरीन गैस आपस में मिलके NaCl बनाते। ये एक स्टेप है, लेकिन अगर मैं डिटेल से बताऊं, Na और Cl इन दोनों ने मिलके पहले Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनाए। ये जो आयंस हैं, फिर ये आयंस आपस में मिलेंगे और ये आयंस मिलके NaCl बनाएंगे। तो ये क्या है कि डिटेल मैकेनिज्म है। तो ये क्या है कि डिटेल मैंने स्टेप बताए हैं। इन डिटेल स्टेप्स को ही मैकेनिज्म कहते हैं। एक रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से हम देखें तो उसको कहते हैं मैकेनिज्म। A reaction mechanism is a detailed step-by-step description of how a chemical reaction occur at molecular level to yield a product. प्रोडक्ट देने के लिए किस तरह स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शन होता है, वो सारा हम किस में डिस्कस करते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म में। The individual step in the reaction mechanism are called elementary step। जैसे कि हमने एग्जाम्पल की है NaCl की, एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है। ये जो दोनों अलग अलग स्टेप है, इन दोनों अलग अलग स्टेप को मैं कहूंगी एलिमेंट्री स्टेप्स। ये तो हमारे पास सिंपल केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये जो दो स्टेप है ये मैकेनिज्म के स्टेप्स है और हर एक स्टेप को मैं कहूंगी एलिमेंट्री स्टेप। ये भी मैकेनिज्म का एलिमेंट्री स्टेप है और ये भी मैकेनिज्म का एलिमेंट्री स्टेप्स है। सो एलिमेंट्री स्टेप की डेफिनेशन आ जाए, द इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन मैकेनिज्म आर कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप्स। The number of reactant molecules involved in an elementary step is called molecularity। एक इधर हमारे पास है सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन के आगे क्या है? 1। जहां कुछ भी नहीं होता वहां 1 होता है। तो सोडियम के 2 और क्लोरीन का 1, कितनी मोलिकुलरिटी इसकी? 3 मोलिकुलरिटी। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बना रहे हैं। 2 सोडियम के और 1 क्लोरीन के, दोनों मिलके NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है कि मोलिकुलरिटी क्या है। एक स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है वो उसकी मोलिकुलरिटी है। अब मोलिकुलरिटी की डिफरेंट टाइप्स है, यूनिमोलिकुलरिटी, बाईमोलिकुलरिटी, टर्मोलिकुलरिटी। तो ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं। यूनिमोलिकुलरिटी वो एलिमेंट्री स्टेप जिसमें एक रिएक्टेंट है, सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट है, उसको हम कहेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज हो रहा है इनटू NO2 प्लस NO3। तो इसमें रिएक्टेंट कितने? सिर्फ एक रिएक्टेंट है। वो केमिकल रिएक्शन या वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो, उसको हम कहेंगे यूनिमोलिकुलर। और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की एग्जाम्पल है। देन है अगली टाइप बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर के बारे में पढ़ते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 एटम्स या 2 आयंस या 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हों, वो बाईमोलिकुलर रिएक्शन कहलाता है। आपने याद रखना सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, 2 रिएक्टेंट होंगे। जैसे ये देखो, CO और NO3 दोनों आपस में रिएक्ट करके NO2 और CO2 बना रहे। अब ये देखो, एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे। तो रिएक्टेंट कितने हैं? 2, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन। देन आते हैं टर्मोलिकुलर, वो रिएक्शन जिसमें 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो। 1 हो तो यूनिमोलिकुलर, 2 हो तो बाईमोलिकुलर, 3 रिएक्टेंट हो तो टर्मोलिकुलर। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है 2 ऑक्सीजन, जैसे एग्जाम्पल है 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन इन एलिमेंट फॉर्म। तीनों ने आपस में रिएक्शन किया, ओजोन बनाया और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। अब इसमें 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहेंगे टर्मोलिकुलर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन गैस, इन
दोनों ने आपस में मिलके 2NaCl मॉलिक्यूल बनाए। अब देखो 2 सोडियम के और 1 क्लोरीन, 3 रिएक्टेंट हो गए, तो तीनों ने आपस में रिएक्शन करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाया। अब इसमें 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहेंगे टर्मोलिक्यूलर। एक और डेफिनेशन है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या है, जैसे अभी हमने एग्जांपल की कि 2Na और Cl आपस में मिलके बना रहे हैं 2NaCl। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड बनाया। अब इसका ये है जनरल रिएक्शन। अगर हम इसका मैकेनिज्म करें तो सोडियम और क्लोरीन गैस पहले आपस में मिलके आयंस बनाते हैं, 2 सोडियम के आयंस बनेंगे, 2 क्लोरीन के आयंस बनेंगे। फिर ये जो आयंस हैं ये आपस में रिएक्शन करके हमारे पास देंगे NaCl। लेकिन ये जो दरमियान में बन रहे हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या थोड़ी देर के लिए बने हैं और फिर अगले ही स्टेप में इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके हमारे पास NaCl बनाया। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले स्टेप में ये दोनों बने हैं एज अ प्रोडक्ट, उससे अगले ही स्टेप में इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट दिया। सो इंटरमीडिएट क्या है, जो थोड़ी देर के लिए मैकेनिज्म में बनते हैं लेकिन इक्वेशन में वो हमें नजर नहीं आते। इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, थोड़ी देर के लिए बनती हैं, इनकी जो लाइफ है वो बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए सोडियम और क्लोरीन बनते हैं और हमें नहीं पता चलता कब सोडियम और क्लोरीन बनते हैं, बिल्कुल नैनो सेकेंड में ये बनते हैं और नैनो सेकेंड में ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज दैट आर प्रोड्यूस इन वन स्टेप, जो कि एक स्टेप में प्रोड्यूस होते हैं ऑफ द मैकेनिज्म के एक स्टेप में बनते हैं, एंड कंज्यूम इन आ सब्सिक्वेंट स्टेप्स, और इससे अगले स्टेप में वो यूज हो जाते हैं। दे डू नॉट अपेयर इन ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन। ओवरऑल इक्वेशन अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट अपेयर नहीं होते। इधर इंटरमीडिएट क्या है, सोडियम और क्लोरीन, और देखो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास सोडियम और क्लोरीन आयंस नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। ना ही सोडियम पॉजिटिव आयन में स्टेबल रह सकता है, ना ही क्लोरीन नेगेटिव आयन में स्टेबल रह सकता है, दोनों फौरन आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देते हैं। सो ये कुछ डेफिनेशन थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन मैकेनिज्म की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, एलिमेंट्री स्टेप्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, मोलिकुलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन क्या है, टर्म मोलिकुलर और इंटरमीडिएट्स, ये सारे एज अ शॉर्ट आ सकते हैं। अगला टॉपिक है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का ही सब टॉपिक है। अब हम कहते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है, जो इक्वेशन होती है उसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं मैकेनिज्म में, उसमें कितने स्टेप्स आते हैं। अब जितने भी मैकेनिज्म में स्टेप्स आते हैं उनमें से कोई एक स्टेप होता है जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अब इनमें से कोई एक स्टेप जो होगा वो बहुत स्लो होगा और वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई हम वो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे 2NO प्लस 2H2 दोनों ने आपस में मिलके प्रोडक्ट दिया 2H2O प्लस N2। अब ये हमारे पास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं तो सिंपल, पहले 2NO और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजन गैस बनाते हैं और H2O बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देन इससे फर्दर स्टेप में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, अगेन 2 हाइड्रोजन है, एक पहले स्टेप में यूज होगी, दूसरी दूसरे स्टेप में यूज होगी। दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास बनाया 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब इनमें से ये जो स्टेप है ये बहुत स्लो हुआ है और ये फास्ट स्टेप था। अब जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, वो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इक्वेशन देता है जिससे हमें रिएक्शन का रेट पता चलता है। अगर हम इससे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इक्वेशन बनाए तो रेट आएगा, एक ये रिएक्टेंट और एक ये रिएक्टेंट, NO की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन। अब H2 के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, और NO के साथ क्या है 2, तो इसकी पावर आ जाएगी 2। तो अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप जिसको हमने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप किया, उसने हमें इस पूरे रिएक्शन की रेट इक्वेशन दे दी है। ये रेट इक्वेशन इस पूरे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, लेकिन वो हमें कैसे पता चली, मैकेनिज्म से पता चली। मैकेनिज्म में जो स्टेप बहुत स्लो था उसको हमने ऑब्जर्व किया, उस इक्वेशन से हमने रेट लॉ के मुताबिक रेट इक्वेशन दी जो कि पूरे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रेट दे रही है।
सो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है? इन मैनी रिएक्शन मैकेनिज्म वन स्टेप इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन ऑल द अदर। एक स्टेप जो होता है बाकी सारे स्टेप से स्लो होता है। दिस स्टेप्स इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और इस स्लो स्टेप्स को हम कहेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दिस स्टेप कंट्रोल ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट लिमिट्स द स्पीड ऑफ विच रिएक्शन कैन प्रोसीड। ये जो स्टेप है ये पूरे रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये बहुत स्लो हो रहा था और इसी वजह से रिएक्शन या तो तेज हो सकता है या तो स्लो हो सकता है। सो ये जो स्टेप होता है ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अभी रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया उसको अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये रिएक्शन दिया गया। अब पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट से रेट डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन लिखी है, ये जो रिएक्शन हो रहा है हमने एक्सपेरिमेंट से इसका इनिशियल रेट फाइंड आउट करने की कोशिश की और कुछ ना कुछ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते गए। 6 एक्सपेरिमेंट इस पे किए। तो पहले में देखो NO हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा, इसकी कंसंट्रेशन को नहीं चेंज किया। पहले भी 0.006 था, फिर 0.006, तो इसकी कंसंट्रेशन को सेम रखा। H2 की कंसंट्रेशन को चेंज करते गए। पहले NO था 0.006 और H2 हमारे पास 0.001, तो रिएक्शन का जो रेट है वो आया 0.025। लेकिन जैसे ही हमने H2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, पहले 0.001 था, फिर हमने 0.002 कर दिया और NO की कंसंट्रेशन वही रहने दी। सो हमने चेंज किसकी की, H2 की कंसंट्रेशन, उसको डबल कर दिया। जब इसको डबल कर दिया तो इसका इनिशियल रेट 0.025 से 0.050 हो गया, डबल हो गया इसका। इसकी कंसंट्रेशन H2 की कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्शन का रेट भी डबल हो गया। अब हम फिर इंक्रीज करते हैं, फिर हमने 0.006 इसे रहने दिया और एक और दफा इंक्रीज कर दी, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। पहले क्या था 0.001, तो तीसरे में हमने 0.003 कर दिया, यानी 3 टाइम इंक्रीज कर दिया। तो हमने देखा रिएक्शन का जो रेट था वो भी 3 टाइम इंक्रीज हो गया। पहले 0.025 था, फिर 0.0075, यानी जैसे जैसे H2 को हम बढ़ा रहे हैं, H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, इनिशियल रेट भी इंक्रीज कर रहा है। वैसे वैसे अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट भी 2 टाइम इंक्रीज करता है। अगर हम H2 की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट भी 3 टाइम इंक्रीज करता है। तो इससे हमें पता चला जो रिएक्शन का रेट है वो H2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर हम 1 टाइम इंक्रीज करते हैं तो वो भी 1 टाइम इंक्रीज करता है। अगर हम 2 टाइम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट भी 2 टाइम इंक्रीज कर जाता है, यानी रिएक्शन का रेट और H2 की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने 3 फिर एक्सपेरिमेंट किए, इनमें अब हमने क्या किया, H2 की कंसंट्रेशन सेम रहने दी। कंसंट्रेशन किसकी चेंज की, NO की कंसंट्रेशन चेंज की। पहले हमने ली 0.001, तो इनिशियल रिएक्शन का रेट क्या है 0.0063। जैसे हमने 0.002 किया, यानी डबल कर दी इसकी कंसंट्रेशन, तो हमने देखा पहले 0.0063 था, फिर क्या हो गया 0.025। 63 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आता है, यानी NO की कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्शन का रेट 4 टाइम इंक्रीज किया। समझ लग रही, मतलब इसको हमने सिर्फ 2 टाइम इंक्रीज किया, लेकिन रिएक्शन का जो रेट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। अब मैंने क्या किया, फर्दर इसको 3 टाइम इंक्रीज किया। पहले 001 था, फिर 0.003 कर दिया, तो मैंने देखा रिएक्शन का जो रेट है वो 9 टाइम इंक्रीज कर दिया। यानी अगर हम कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है। अगर हम 3 टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है वो 9 टाइम इंक्रीज कर जाता है। सो हमें पता चला जो रिएक्शन का रेट है वो NO की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसको हम डबल करते हैं तो वो पावर 2 2 जा 4 हो जाता है, इसलिए रिएक्शन का रेट 4 आता है जब हम NO की कंसंट्रेशन डबल करते हैं। सो इसलिए इसका हमने स्क्वायर लिया, यानी रिएक्शन का रेट NO की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो रिएक्शन का रेट है वो अगर हम H2 के देखें तो H2 की कंसंट्रेशन 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम दूसरा रिएक्टेंट यानी NO के हवाले से देखें तो NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन का रेट लिखें तो वो किस तरह आएगा,
दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, दोनों को इकट्ठा कर दें H2 और NO की पावर 2। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो आएगा रेट इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन और ये NO की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन और NO की कंसंट्रेशन। सो ये हमारे पास थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और ये हमारे पास आई है रेट इक्वेशन इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, और ये हमने एक्सपेरिमेंट से भी निकाली है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो देता है हमें ये रेट इक्वेशन। सो अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये दो स्टेप में पहले NOH2 के साथ मिलता है, 2NOH2 के साथ मिलता है, हमारे पास N2 और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। फिर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये थोड़ी देर के लिए बनता है, ये इंटरमीडिएट है। पीछे हमने इंटरमीडिएट की डेफिनेशन पढ़ी, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, ये बिल्कुल अगले स्टेप में दूसरे हाइड्रोजन के मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर के मोलिक्यूल्स बना देगा। सो इससे हमने रिएक्शन का रेट डिटरमाइंड किया। और ये देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस NO को उन्होंने बाद में लिख दिया है और हाइड्रोजन को पहले लिख लिया। इससे कोई फर्क नहीं रखता है किसको आपने पहले लिखना है किसको बाद में, तो दोनों क्या है एग्जैक्ट सेम है। सो हमें पता चला कि रिएक्शन का जो रेट है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कौन सा था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये जो स्लो स्टेप है ये हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और ये इससे अगला स्टेप था ये फास्ट था, तो हमें इससे रेट इक्वेशन मिली और ये रेट इक्वेशन जो हमने एक्सपेरिमेंट से रेट डिटरमाइन किया बिल्कुल उसके बराबर थी। सो प्रूव हो गया जो स्लो स्टेप होता है उसी से रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करते हैं, इसी वजह से उस स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप के लिए आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी है, 2NO2 प्लस F2 दोनों ने मिलके हमारे पास बनाया 2NO2F। अब ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमने एक्सपेरिमेंट से इसका रेट डिटरमाइंड किया तो वो आया रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन NO2 और F2 की कंसंट्रेशन, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। सो इसके मैकेनिज्म में जो स्टेप 1 है वो क्या है, एक NO2 F2 के साथ मिलके बना रहा है NO2F प्लस F रेडिकल। अच्छा ये जो स्टेप था ये बहुत स्लो था। फिर क्या हुआ, ये जो F रेडिकल है ये दूसरे NO2 के साथ, NO2 के कितने मॉलिक्यूल है, 2, एक ऊपर यूज हो गया तो एक और आ जाएगा NO2। अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो NO2F बनेगा जो कि फास्ट रिएक्शन है। सिंपल ये दो स्टेप है। सो इन दोनों स्टेप में ये स्टेप था बहुत स्लो, इसको हमने कह दिया रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये जो स्टेप था इसको कह दिया रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब इससे अगर हम रेट इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे आएगी, रेट इज इक्वल टू के दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन NO2 और F2। अब देखो इनका कोफिशिएंट क्या है, इसका भी 1 इसका भी 1। सो पावर 1 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने स्लो स्टेप से जो रेट निकाला रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंट से जो रिएक्शन का रेट निकाला था एग्जैक्ट उससे मैच हो रहा था। सो स्लोएस्ट स्टेप हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है जो किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करता है। अब हम कर लेते हैं क्विक चेक 7.9। तो सिंपल हमारे पास रिएक्शन दिया गया बिटवीन हाइड्रोजन परऑक्साइड H+ आयन और आयोडाइड आयन, 2H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे और आयोडीन बन रहा है। अब अकॉर्डिंग टू रेट ला रेट इक्वेशन क्या आई है, रेट इक्वेशन आई एक्सपेरिमेंट से रेट इज इक्वल टू के H2 की कंसंट्रेशन और आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन। H+ आयंस की कंसंट्रेशन हमने इंक्लूड नहीं की, ये एक्सपेरिमेंट से। अब हमने क्या किया, मैकेनिज्म लिखा। मैकेनिज्म से हमें पता चला ये स्टेप है स्लो, ये दोनों है फास्ट स्टेप। एक्सप्लेन व्हाई मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन।
वो कह रहे हैं कि मैकेनिज्म जो है वो रेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करा किस तरह। सिंपल सा आंसर है कि आप देखो मैकेनिज्म में सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, पहला वाला, तो हम कहेंगे ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसी से हमारे पास रेट इक्वेशन आएगी। तो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, H2 और I नेगेटिव। तो इसी तरह रेट इक्वेशन में H2O2 की कंसंट्रेशन आई और I नेगेटिव की कंसंट्रेशन आई। ये H2O2 और I नेगेटिव है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और आईओ नेगेटिव बना। ये स्टेप था स्लो, इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी और यही हमारे पास रेट इक्वेशन आई। सो बहुत सिंपल सा आंसर है, द प्रोपोज्ड मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद रेट इक्वेशन बिकॉज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप विच इज द स्लोएस्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द रिएक्टेंट H2O2 एंड आयोडाइड आयंस एंड इट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट इज इक्वल टू के H2O2 की कंसंट्रेशन और I नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ये जो इक्वेशन है रेट इक्वेशन, ये हमारी जो क्वेश्चन में रेट इक्वेशन दी गई उससे मैच करी, इस वजह से ये जो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो सिंपल इतना से इसका आंसर है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स के बारे में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट था एज अ शॉर्ट, आपने इसको अच्छे से करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।